जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं आज का टेस्ट सीरीज तीसरा लेकर आया हूं और जो लोग पहले और दूसरे टेस्ट सीरीज को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आज का जो टेस्ट सीरीज है विशेष रूप से सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है? विशेष रूप से इस सिद्धांत पर आधारित, मतलब जो भी ज्योग्राफी में सिद्धांत दिए गए हैं वो सभी के सभी सिद्धांत लगभग मैं कवर किया हूँ और लगभग 50 क्वेश्चन हैं। कितना? 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में लगभग लगभग सभी सिद्धांत में जितना इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा सिद्धांत ले लिया हूँ। और आज के ये क्लास अगर आप देख लेंगे तो सिद्धांत से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी आएगी आपका गलत नहीं होगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तनिकी संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया? तो ऑप्शन है विल्सन और पार्कर है, मैकेंजी है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब मैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बात की थी, विल्सन की भी बात की थी, पार्कर की भी बात की थी और मैकेंजी की। और कहा था कि इन्होंने, इन तीनों व्यक्ति ने जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी उसे बहुत ही आगे यानी विकसित किए थे। तो उपरोक्त तीनों आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से नहीं है? मतलब जो भी ये शब्दावली दी गई है, जैसे चुंबकीय विसंगति है, प्रत्यय है, सागर नितल है, उत्पादकता है, तो कह रहा है कौन सा किससे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो आपको देखते ही आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि मैंने आपको विसंगति भी बताया था, प्रत्यावर्तन भी बताया था, सागर नितल भी बताया था, लेकिन उत्प्लावन नहीं बताया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि प्लेट नामावली का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? मतलब ये कह रहा है प्रश्न कि जो प्लेट शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा विल्सन महोदय, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विल्सन महोदय ने ही सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिएगा। आज 50 प्रश्न है फ्रेंड और सभी लगभग सिद्धांत से संबंधित है, कुछ पर्वत से संबंधित है ना। निम्नलिखित विद्वानों में किसने सर्वप्रथम 1960 में सागर नितल प्रासरण संकल्पना को प्रतिपादित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1960 में किसने सागर नितल संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए, एच हैस ने। कौन किए थे? एच हैस महोदय ने किए थे। कौन किए थे? एच हैस महोदय जी ने किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि भू अभिनत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो भू अभिनत की जो अवधारणा है ये हांग और डाना महोदय जी ने, इन दोनों व्यक्ति ने मिलकर इस अवधारणा को दिया था। कौन से? भू अभिनति अवधारणा को दिया था, सिद्धांत को दिया था या अवधारणा को दिया था। अगला प्रश्न है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धार्मिकता सिद्धांत, कौन सा रेडियो धार्मिकता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो रेडियो धार्मिकता सिद्धांत जोली महोदय जी ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जोली महोदय जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न है कि पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो होम्स महोदय जी ने। किसने किया था? होम्स महोदय ने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखिएगा। आज पूरा का पूरा सिद्धांत से संबंधित प्रश्नोत्तरी है लगभग, तो मैं जल्दी ही करने का प्रयास करूंगा क्योंकि इसमें आपको रिवाइज करना है बस। समुद्र तल प्रासरण संकल्पना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का मूलाधार है? तो जो ये समुद्र तल का प्रासरण संकल्पना है ये प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, टूजो विल्सन का ऊष्मा स्थल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपको
पहले से ही पता होगा कौन सा, ज्वालामुखियों की उत्पत्ति से। अंतरा प्लेट ना, ज्वालामुखियों की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों का सही संख्या दर्शाता है। तो देखिए 7 आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए कि 7 आंसर आपका सही हो जाएगा। और मतलब ये पूछ रहा है कि जो विश्व की जो प्रमुख प्लेटें हैं, मुख्य रूप से कितनी प्लेटें पाई जाती हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या कितनी है भाई, 7। कितनी है, उनकी संख्या 7 है। और कौन कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, फिर दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, उसके बाद प्रशांति प्लेट है, उसके बाद कौन सा, यूरेशियन प्लेट है, उसके बाद अफ्रीका प्लेट है, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और लास्ट में कौन सा है, अंटार्कटिकन प्लेट या अंटार्कटिक प्लेट है ना। तो इस तरह देखिए महाद्वीप के नाम से ही प्लेटों का नामकरण किया गया है और 7 मुख्य प्लेटें हैं। अब ये आपसे प्रश्न बार बार पूछा जा सकता है। और प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन इन 7 में मुख्य रूप से आते हैं। तो जो उन 7 का मैंने नाम बता दिया गया। पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है तो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, फिर प्रशांत महासागर है दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में तो प्रशांति प्लेट। 3 प्लेट आपको याद हो गया। सबसे ऊपर आप रसिया वाला पोर्शन देखेंगे तो उसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं। आप आएंगे भारत, भारत ऑस्ट्रेलिया को मिला देंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगा। और उसके बाद आप बड़ा सा देश अफ्रीका जो बीच में है तो अफ्रीकन प्लेट हो जाएगा। और 7वें नंबर पर सबसे नीचे जो सफ़ेद बर्फ का महाद्वीप है उसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं तो अंटार्कटिकन प्लेट हो जाएगी। तो 7 प्लेटें हैं और मैंने 7 का नाम बता दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। नजका प्लेट स्थित है। देखिए 7 प्लेटें मुख्य रूप से है। कितनी, 7 प्लेटें मुख्य रूप से है और मीडियम साइज 20 प्लेटें हैं। इसके अलावा सैकड़ों प्लेटें पृथ्वी के भीतर हैं। ठीक है, तो 7 मुख्य प्लेटें हैं, बड़ी कह सकते हैं आप, और 20 मीडियम प्लेटें हैं। इसके अलावा जो प्लेटें हैं छोटी प्लेटें हैं। तो नजका जो प्लेट है ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है नजका प्लेट। और जब मैं प्लेट बता रहा था तो आपको सभी प्रश्न करवा चुका हूँ पहले से ही। देखिए पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम, मतलब कि जो पर्वत का निर्माण हुआ किस किस काल में हुआ। तो आपको देखिए 3 याद होगा। कौन सा, 2 पैलियोजोइक में हुआ था। किसमें, 2 पैलियोजोइक युग में। 2 पैलियोजोइक युग में कौन कौन सी हलचल हुई थी, एक कैलोडियन हलचल हुई थी, एक हर्शियन हलचल हुई थी। और तीसरा सिनोजोइक युग में, किसमें, सिनोजोइक युग में अल्पाइन हलचल हुई थी। कौन सी, अल्पाइन हलचल हुई थी। तो इस तरह से आपको क्रम भी याद हो गया होगा। और पैलियोजोइक के बाद मिसोजोइक युग आता है। मिसोजोइक युग के बाद कौन सा आता है, तो सिनोजोइक महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प, उसके बाद मिसोजोइक महाकल्प आता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है, तो सिनोजोइक महाकल्प आता है। तो इस तरह से पैलियोजोइक वाला पहले आ जाएगा, हर्शियन, फिर अल्पाइन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टर्सियन युग से निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। देखिए टर्सियन जो लिखा है शब्दावली, इसी को अल्पाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, इसी को अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं। चाहे टर्सियन युग कहे या अल्पाइन पर्वत कहे, बात एक ही है। ठीक है, तो टर्सियन युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत कौन नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए जो जितने भी आपके वलित पर्वत हैं, चाहे हिमालय हो या रॉकी हो या एंडीज हो या अल्पस हो ना, एटलस हो, ये सब जितने पर्वत हैं ये सभी के सभी अल्पाइन पर्वत हैं। या इसी को वलित पर्वत कहते हैं, या इसी को नवीन पर्वत कहते हैं, या इसी को टर्सरी युग के पर्वत कहते हैं ना। तो इस तरह से देखिए आल्पस, यूरोप का आल्पस पर्वत हो गया, एटलस पर अफ्रीका का एटलस पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत हो गया, उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत हो गया, भारत और नेपाल
चाइना की सीमा पर कौन सा है, हिमालय पर्वत हो गया। तो ये सभी के सभी अल्पाइन पर्वत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो भारत का अरावली पर्वत है, कौन सा, भारत का जो अरावली पर्वत है, यह किस युग का है, यह कैलोडियन हलचल के कैलोडियन हलचल या इसे प्री कैम्ब्रियन युग का पर्वत कहा जाता है। पर अरावली के साथ ही साथ कनाडा का लार्सियन है, कौन सा, कनाडा का लार्सियन है, यूराल पर्वत है। तो ये सभी, छोटा नागपुर का पठार है भारत का। ये सभी के सभी सबसे प्राचीन युग के पर्वत हैं, या तो पर्वत पठार हैं, और इसे ही प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं, या कैलोडियन हलचल के अंतर्गत ये सभी के सभी आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ये है कि निम्नलिखित में से किसमें पर्वत निर्माण का तापीय ऊर्जा, मतलब कि किसने पर्वत निर्माण का तापीय ऊर्जा का संकुचन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो तापीय ऊर्जा का संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज महोदय ने दिया था। कौन दिया था, जेफ्रीज महोदय ने दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि लंबे सकरे उथले तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो इस तरह से जो एक आकृति बनती है, यहाँ पर जो लंबा होता है और सकरा होता है ना, और उथला हुआ होता है, और ये अवसादों से जमा हुआ होता है, और ये ज़मीन के भीतर जमता चला जाता है। इसी को भूसन्नति कहते हैं। क्या कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि सुमिलित करने वाला है। अगला प्रश्न ये है कि सुमिलित कीजिए। मतलब एक तरफ भ्रंश पर्वत के प्रकार होते हैं ना, कुछ भ्रंश पर्वत होते हैं, कुछ बलित पर्वत होते हैं, कुछ अवशिष्ट पर्वत होते हैं, कुछ ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। तो वही एक तरफ पर्वत के प्रकार दिया गया है, एक तरफ पर्वत का नाम दिया गया है, इसी को मिलाना है। देखिए, भ्रंश पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत कौन सा है, सह्याद्री है भारत का। और बलित पर्वत मैंने अभी भी बताया, हिमालय है। उसके बाद अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, नीलगिरी है, अरावली है, ये सब अवशिष्ट पर्वत हैं। उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, राजमहल है या तंजानिया का किलिमंजारो है। ये सब कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत है। जापान का फ्यूजियामा है, सब ज्वालामुखी पर्वत हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, और बी का 1 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा ना। तो इस तरह से 2143 जिस ऑप्शन में आपका होगा वही सही हो जाएगा। 2143 देखिए किस में है, 2143 ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 2 1 4 3 ना, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कथन कारण दिया गया है, अपसारी प्लेट किनारों के सागर नितल में प्रसारण होता है। बिल्कुल सही है। रचनात्मक प्लेट किनारों के द्वारा भ्रंशन का निर्माण करते हैं। ये भी सही है। देखिए, दोनों अपसारी प्लेट कहते हैं, अपसारी प्लेट को ही रचनात्मक प्लेट कहते हैं। क्यों कहते हैं रचनात्मक प्लेट, क्योंकि जैसे एक प्लेट यहाँ से यहाँ जा रही है, एक प्लेट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो बीच में गैप हो जाता है, तो यहीं पर क्या कटक जैसे पर्वतों का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पर रचना होती है, इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, इसलिए इसे अपसारी प्लेट कहते हैं। देखिए, दोनों बातें तो सही है, लेकिन जो बी वाला जो आर है, ये ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्सरी युगीन अल्पाइन तंत्र से संबंधित नहीं। फिर से क्वेश्चन वही आ गया, घूम फिरा कर वही 3-4 ऑप्शन आपका देगा जो नहीं में पूछेगा। एक अरावली देगा, या तो यूराल देगा, या तो कनाडा का लार्सियन देगा, या छोटा नागपुर का पठार देगा। यही सब ऑप्शन में आपका देगा, और टर्सरी युग से यही सब भिन्न है। ठीक है, ये सब प्राचीन कालीन युग के हैं। तो कौन कौन सा, राकी बलित पर्वत है, इसी का है। एटलस भी इसी का है, इंडीज भी इसी का है, लेकिन अरावली नहीं है। यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी।
निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणी पामीर पठार से नहीं निकलती? क्या कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर पठार से नहीं निकलती? देखिए भारत के जो ये ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, तो यहीं पर एक पठार, एक पामीर, एक एक मुख्य रूप से पर्वत है। यहीं से कौन सा हिमालय पर्वत निकला है, यहीं से काराकोरम पर्वत निकला है, यहीं से कौन सा, यहीं से कुनलुन पर्वत निकला है, और यहीं से हिंदू कुश पर्वत निकला है। कौन सा? हिंदू कुश पर्वत। कौन कौन से? इसी पामीर के पठार से हिमालय पर्वत निकला है, यहीं से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो श्रेणियां हैं काराकोरम वगैरह ये निकली हैं, और यहीं से चाइना की तरफ कुनलुन पहाड़ी चली गई है, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के तरफ कौन सी चली गई है? हिंदू कुश पर्वत। तो इसी पामीर पठार से निकली हैं, लेकिन जो खिंगन पर्वत है वो यहाँ से नहीं निकला। तो आपका ऑप्शन क्लियर हो गया, हिंदू कुश भी हो गया, कुनलुन भी हो गया, और हिमालय भी हो गया, लेकिन खिंगन नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन पर्वत पामीर गांठ से नहीं निकलता। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अब पूछ लिया, युग पूछ लिया है, तो कौन से युग में होगा? कैलिडोनियन युग में ना, मैंने पहले ही बता दिया इसको, कैलिडोनियन युग में। अगला प्रश्न देखिए, संसार के सबसे युवा पर्वत कौन से है? तो हिमालय ना, हिमालय बलित पर्वत है, नवीन पर्वत इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टर्सरी युग से संबंधित नहीं है? फिर से दे दिया, कौन कौन सा? राकी है, अल्पस भी है, एटलस भी है, लेकिन यूराल नहीं है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, यूराल हो गया, अरावली हो गया, ये सब नहीं है टर्सरी युग के। अगला प्रश्न देखिएगा, समुद्र अंतस्थ के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो हेस और डाइस महोदय जी ने, हेस और डाइट महोदय जी ने इस सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं? यूराल जो पर्वत है वो किस श्रेणी का पर्वत है? तो मैंने अभी बताया, कौन सा? प्राचीन बलित पर्वत है। कौन सा? प्राचीन। देखिए जो भी पर्वत का निर्माण होता है शुरुआत में बलित ही पर्वत होता है, बाद में जब घिस पिट जाता है तो उसी को अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा पर्वत मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है? तो सियरा नेवादा है, और सियरा नेवादा है कहाँ? तो USA में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो सियरा नेवादा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह मिश्रित या जटिल पर्वत है। अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? तो यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जैसे ब्रंसन पर्वत होता है, वहीं पर क्या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, प्लेटों के कारण ही होता है। मैंने इसको डिटेल से आप लोगों को बताया हूँ। पर्वतों में किसका निर्माण एक महासागरी और एक महाद्वीपीय पट्टिका का मतलब प्लेटें के अभिसरण से हुआ? अभिसरण का मतलब जब एक प्लेटें यहाँ से एक प्लेट यहाँ से आ रही है, एक प्लेट यहाँ से आ रही है, जब दोनों प्लेटें टकरा जाएंगी तो दोनों प्लेटें क्या होंगी? ऊपर की ओर उठ जाएंगी, और इसी से एक बलित पर्वत का निर्माण होगा। और इसी को क्या कहा जाता है? जैसे हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, राकी हो गया ना, तो इस तरह से बलित पर्वतों का निर्माण मैंने आपको बता दिया कि इसी तरह होता है। एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, दोनों प्लेटें जब टकराएंगी तो ऊपर की ओर उठ जाएंगी, इसी से नवीन यानी बलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये पूछ रहा है कि जो महासागरी और महाद्वीपी, मतलब एक तरफ से महासागर से प्लेट आ रही है, एक तरफ से महाद्वीप से आ रही है, जब दोनों प्लेटें टकरा गए तो उठ गया, जिस पर्वत का निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत। ये दोनों ऐसे पर्वत हैं जो इधर से प्रशांत महासागर वाली प्रशांति प्लेट आती है, इधर से दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी अमेरिकन प्लेट आती है, उत्तरी अमेरिका को उत्तरी अमेरिकन प्लेट आती है। जब दोनों टकराती है तो एक दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण होता है और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है? लावा द्वारा निर्मित, मैंने बताया था कि जब ज्वालामुखिया उद्गार होता है तो ये ज्वालामुखिया कई किलोमीटर तक फैल जाते हैं और जब ये ठंडा हो जाती हैं तो क्या पठार का एक रूप ले लेती हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो ये लावा के द्वारा, ऐसा इसमें से कौन सा पठार है कि जो लावा के द्वारा निर्मित नहीं है? तो देखिए, जो ब्राज़ीलियन पठार है ये तो लावा के द्वारा ही निर्मित है। जो भारत का दक्कन का पठार है ये भी दरारी ज्वालामुखी के द्वारा ही, और कोलंबियन अमेरिका का जो है ये भी क्या है, ये भी ज्वालामुखी के द्वारा ही निर्मित हुआ है। लेकिन जो पेंटागोनिया है, गोनियन का पठार है, ये दक्षिणी अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी बिंदु पे है। दक्षिणी अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी बिंदु में है, दक्षिणी अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी यही बिंदु पर है। और ये कैसा, ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो ये लावा के द्वारा निर्मित नहीं हुआ था, ये पहले से ही निर्मित, महाद्वीप के साथ ही निर्मित हुआ था पठार। अगला देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है? किसे अंतर पर्वतीय, मतलब इधर भी पर्वत है, एक मिनट, इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, इस बीच में जो पठार होगा उसी को क्या कहा जाएगा? अंतर पर्वतीय पठार कहा जाएगा। तो देखिए, ये वाला कुनलुन हो गया, मान लीजिए कौन सा, कुनलुन हो गया चीन वाला पर्वत, इधर वाला हिमालय हो गया, कौन सा, हिमालय हो गया। तो जो हिमालय है और कुनलुन के बीच कौन सा, तिब्बत वाला तिब्बत का जो पठार है वही आपका सही हो जाएगा। कौन सा है? अंतर पर्वतीय पठार। बहुत सारे अंतर पर्वतीय पठार है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विवर्तनिकी बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्ष्य का निर्माण होता है? तो रिफ्ट घाटी। मैंने आपको बताया था जैसे रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, मतलब एक पर्वत यहाँ पर उड़े, एक प्लेट यहाँ पर, एक प्लेट यहाँ पर उठी, तो जो ये बीच वाला पोर्शन है, जब ये दोनों उठ जाएंगे तो भ्रंश पर्वत का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला पोर्शन रहेगा इसी को भ्रंश घाटी कहते हैं, या रिफ्ट घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं? देखो, तनाव जो है ये तनाव भी क्या है, एक तरह का बल है, क्योंकि पर्वत निर्माण के समय ये तनाव भी होता है। भ्रंशन पर्वत के निर्माण भी, ये भी एक तरह का बल है। संपीड़न भी पर्वत निर्माण के समय एक तरह का बल है। लेकिन जो अपर्दन की क्रिया है, जो अपर्दन की क्रिया है, यह बल नहीं है। और यह कैसे होता है? जैसे गंगा नदी यहाँ हिमालय से निकली है, यहाँ से काटते हुए यहाँ की जो पर्वत पठार हैं इसको काटते हुए समुद्र में मिल जा रही है। तो जो ये काट रही है ना, अपर्दन दो प्रकार का होता है, एक पार्श्व अपर्दन होता है, एक लंबवत अपर्दन होता है। तो पार्श्व का मतलब चौड़ाई में काटता है, लंबवत का मतलब गहराई में काटता है। ठीक, तो जो अपर्दन होता है नदियों के द्वारा होता है, या नदियों के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है। तो इस तरह से जो अपर्दन होता है इसमें कोई भी बल वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, अपक्षय की दर निम्न में से कहाँ अधिक होगी? देखा, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, निचला मैदान है, थार मरुस्थल है। देखिए, जहाँ की मिट्टी बिल्कुल मुलायम रहेगी वहीं का तो क्या अपक्षय मतलब उड़ जाना, एक स्थान से मिट्टी हटकर दूसरे स्थान पर चला जाना, कोई भी चीज़ हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो देखिए, यहाँ पर थार मरुस्थल ऑप्शन दिया गया है। तो थार मरुस्थल में बालू ही बालू है, तो ये क्या होगा, यहाँ से कट कर यहाँ चला जाएगा, यहाँ से कोई कोई न कोई स्थलाकृति का निर्माण करेगा, यहाँ से फिर उड़कर और कहीं चला जाएगा। तो इस तरह से अपक्षय दर सर्वाधिक होता है मरुस्थल में। यहाँ पर थार मरुस्थल दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा अपरणन ना। अगला प्रश्न देखिए, लेटेराइट मिट्टी से बनती है अपक्षयन। देखिए, जो अपक्षय होता है उसी से लेटेराइट मिट्टी का भी निर्माण होता है। मिट्टी वाले चैप्टर में आप इसे देखेंगे। शीत प्रदेशों में निम्नलिखित मृत्यु अपक्षय का कौन सा प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है? तो जैविक का। ठीक है, जैविक का क्रियाशील नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है, अपघर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कण अवखंडित
हो जाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भौतिकी अपक्षय प्रक्रिया, रासायनिक अपक्षय प्राथमिक प्रक्रिया नहीं होगा, रासायनिक, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भौतिक अपक्षय में प्राथमिक प्रक्रिया। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, वर्तमान भूत की कुंजी, यह कथन किसने दिया था। तो जो वर्तमान है, मतलब जैसे आज वर्तमान है में जो चल रहा है, इसे भूत की कुंजी किसने कहा था, यही पूछा जा रहा है। तो यह हट्टन महोदय जी ने ये कथन कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसने कहा था स्थलाकृति संरचना पराक्रम अवस्था का फल है। तो यह डेविस महोदय जी ने कहा था। कौन कहा था, WM डेविस महोदय जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, अपर्दन के समान चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी। तो यह भी डेविस महोदय जी ने दिया था। किसने दिया था, समान चक्र की अवधारणा डेविस महोदय जी ने, WM डेविस महोदय जी ने दिया था। अगला, नदी जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना किसने दिया था। तो यह भी डेविस महोदय जी ने दिया था, WM डेविस महोदय जी ने दिया था। ठीक, WS डेविस महोदय ने दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसकी अपर्दन चक्र उत्थान एवं अपर्दन की प्रक्रिया समानता क्रियाशील रहती है। तो पिंक महोदय जी ने उत्थान की बात की थी, अपर्दन की बात की थी। किसने की थी, पिंक महोदय जी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भू आकृत चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। तो यह भी डेविस महोदय जी ने, WM डेविस महोदय जी ने ही भू आकृत चक्र की संकल्पना भी प्रस्तुत किया था। अब देखिए, डेविस महोदय जी ने जो अपर्दन चक्र दिया था उसे कितने अवस्थाओं में विभाजित किया था। तो 3 अवस्थाओं में विभाजित किया था। कितने अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, पेंग के अपर्दन चक्र में जो वक्लुंग शब्द है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है विकास। क्या अर्थ है फ्रेंड, इसका अर्थ है विकास। अगला प्रश्न देखिएगा, मिलान वाला है। देखिए, पेनीप्लेन किसने दिया था। तो पेनीप्लेन के प्रतिपादक है डेविस महोदय। आधार तल के पॉवेल महोदय जी हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत वैगनर महोदय जी हैं। और प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हैरी हेस हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए का क्या हो गया, ए का 4 हो गया ना, ए का 4 हो गया। और बी का क्या हो गया, 1 हो गया। और सी का क्या हो गया, 2 हो गया। और डी का क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से आपका 41-42 जहाँ पर होगा वही आपका ऑप्शन होगा, 41-42। तो 41-23 होगा ना। देखिए यहाँ पर वैगनर महोदय और हैरी हेस, हाँ, और प्लेनी तल, तो इनका 4 हो गया। और आधार 1, विस्थापन वैगनर 2, और कौन है, प्लेट विवर्तनी 3। तो 41-23 होगा ना, 41-23 कौन, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, 1933 की अवधारणा, नदी समतल की 1933 की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था। तो यह क्रीकमे ने प्रतिपादित किया था ना, क्रीकमे ने प्रतिपादित किया था। उस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस स्टैंडिंग है, इसलिए नहीं लिया हूँ। पेडीप्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम से संबंधित है, किस नाम से संबंधित है। तो यह ELC किंग नाम से, किस नाम से संबंधित है, ELC किंग नाम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, 49वां, जो ये पैनप्लेन शब्द है इसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है वातकी अपर्दन से निर्मित समतल सतह, ये गलत होगा, नहीं होगा। बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान, यही ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
उसका अर्थ वही होगा। हाँ। अगला प्रश्न है, एक उत्थिक, अच्छा लास्ट प्रश्न है, एक उत्थिक भूखंड का स्थल रूप निर्माणकारी प्रक्रम रूपांतरण होता है जिसका अवसान आकृति विहीन मैदान में होता है, यह किसने मतलब किसने कहा था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, WM डेविस महोदय ने। तो इस तरह से फ्रेंड आज का ये 50 प्रश्न आपका हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आंसर खुद से दिए होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपका पेपर नज़दीक बिल्कुल आ गया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।